हेलो बच्चों, हम पिछले चैप्टर में श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम कंठ के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका फिर से अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं ग्रसनी के बारे में। वायु आगे ग्रसनी में आती है। जब आप नाक से सांस लेते हो ना, तो वो सांस फिर आगे ग्रसनी में आती है। और ग्रसनी का संबंध 5 अवयवों से है। ये 5 अवयव कौन कौन से हैं? नाक, कान, मुख, पाचन व फेफड़े। इन सभी के लिए मार्ग यहीं से खुलता है, यानी आपकी ग्रसनी से ही होकर इन सभी के लिए मार्ग खुलता है। परंतु प्रकृति की ओर से ऐसा प्रबंध है कि विशेष समय पर ही यह मार्ग खुलते हैं। कभी अनुभव कीजिए कि भोजन निकलते समय या पानी पीते समय श्वास लेना बंद हो जाता है। जब आप खाना खाते हो ना, तो उस समय आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हो ना। सांस लेते समय भोजन नहीं निगला जा सकता, और जब आप सांस लेते हो उस समय आप भोजन नहीं निगल सकते। भोजन नली श्वास नली के पीछे रहती है, अतः भोजन श्वास नली के मार्ग पर से होकर गुजरता है। भोजन श्वास नली में न जा सके, जो आप खा रहे हो वह वापस श्वास नली में न पहुंच जाए, इसके लिए वहाँ पर एक पर्दा पड़ा होता है, जिसको कंठ छद या एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये जब आप खाना खाते हो उस वक्त श्वास नली पर यह ढक्कन सा लग जाता है। भोजन जब निकट आता है तो श्वास नली की यह घाटी ढक लेता है, तथा जब भोजन ग्रास नली में चला जाता है तब श्वास नली पुनः खुल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ ग्रसनी। अब अगला अंग है, श्वसन तंत्र का अगला अंग है स्वर यंत्र। बच्चों देखो, श्वास नली के ऊपरी भाग को, जो श्वास नली का ऊपर वाला भाग होता है, उसको स्वर यंत्र कहते हैं। यह कार्टिलेज का बना होता है। बच्चों, हमने बताया ना कि जो कार्टिलेज भी हड्डियों की मतलब जो हड्डियाँ कड़ी होती हैं उन्हें हम बोन कहते हैं, लेकिन जो हड्डियाँ मुलायम होती हैं उन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं। तो ये जो है, ये जो श्वास नली है वो कार्टिलेज की बनी होती है। इसके सौत्रिक तंतु आपस में जुड़े रहते हैं। इनका कुछ भाग सामने की ओर उभरा हुआ होता है। आपके ना गले की तरफ वो दिखता भी है, जिसे आप एडम्स एप्पल कहते हैं, है ना, जो बाहर की तरफ उभरा उभरा सा दिखता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। उसमें वोकल कार्ड्स लगी होती हैं, जिसे रज्जू भी कहते हैं, जो बोलते समय कंपन करती हैं और ध्वनि उत्पन्न होता है। पुरुषों के गले में यह सामने स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला है बच्चों श्वास नली। वायु स्वर यंत्र से आगे बढ़ने के बाद श्वास नली में आती है। श्वास नली की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर गोलाई में रहती है। यह कार्टिलेज के छल्लों द्वारा बनी हुई होती है। यह छल्ले के द्वारा बनी हुई होती है। यह छल्ले आगे से गोल तथा पीछे से खुले हुए होते हैं, जिसमें अंग्रेजी अक्षर सी का आकार बना रहता है। आपको ये एक लाइन में ये बात कह सकते हो कि ये जो श्वास नली है कार्टिलेज की बनी होती है और उसमें सी आकार के छल्ले बने होते हैं। यह छल्ले एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं, जिसमें एक पोली नली, पोली यानी खोखली नली बन जाती है। इन छल्लों की संख्या लगभग 16 होती है। संपूर्ण श्वास नली के भीतरी भाग में श्लाष्मिक झिल्ली की एक परत रहती है। इसमें एक प्रकार का स्राव निकलता है, जो नली को तर रखता है, तर यानी गीला रखता है, और इसमें रोमाभ होते हैं, जो सदैव बाहर की ओर गति करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई धूल के कण या भोजन के भाग इसमें पहुंच जाते हैं, तो यह बाल बाहर की ओर गति करके उस वस्तु को बाहर ढकेल देते हैं। जब
तक पदार्थ निकल नहीं जाता, यह गति करते रहते हैं तथा उस पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। बच्चों, सर्दी लग जाने पर श्लेष्म की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तथा यह झिल्ली पर जमा हो जाती है और यह खांसी के द्वारा बाहर निकल जाती है। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको श्वास नली समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला अंग है वायु प्रणालियाँ या श्वसनी। श्वास नलिका जब वक्ष में जाती है तो वह दो भागों में बट जाती है। इन्हीं शाखाओं को वायु प्रणालियाँ कहते हैं। दोनों प्रणालियाँ दोनों भागों के फेफड़ों में अलग अलग प्रवेश करके असंख्य शाखाओं और प्रशाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। बच्चों, अगला जो श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग होता है वो फेफड़े होते हैं, है ना। फेफड़ों को फुफ्फुस कहा जाता है और ये फेफड़े, जिन्हें अंग्रेजी में लंग्स भी कहते हैं, फेफड़े एकदम स्पंजी संरचनाएं होते हैं और संख्या में 2 होते हैं। फेफड़े हल्के गुलाबी व भूरे रंग के दिखाई पड़ते हैं। प्रत्येक फेफड़ा चारों ओर से दोहरी पतली झिल्ली से घिरा रहता है जिसे फुफ्फुसा आवरण या प्लूरा कहते हैं। इसकी एक परत फेफड़े पर चिपकी रहती है तथा दूसरी परत वक्ष की दीवार के संपर्क में रहती है। इन दोनों परतों के बीच बहुत कम स्थान होता है। वक्ष पर आघात होने से प्लूरा कोश में वायु शीघ्र बढ़ जाती है और फेफड़े पर दबाव पड़ता है जिससे वह सिकुड़ जाता है। प्लूरा कोश में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे प्लूलिम्फ्स कहते हैं, जो प्लूरा झिल्ली को तर करता है। इससे फैलते और सिकुड़ते समय फेफड़ों में किसी प्रकार की रगड़ नहीं लग पाती, परंतु प्लूरा झिल्ली से निकलने वाले पदार्थ का यदि अधिक हो जाए तो प्लूरेसी नाम का रोग हो जाता है। यह रोग काफ़ी कष्टदायक होता है। इसके सूखने पर भी ड्राई प्लूरेसी हो जाती है। फेफड़ों को कई भाग ये फेफड़े होते हैं ना बेटा, वो कई भागों में विभाजित होते हैं और इन भागों को हम खंड या लोब्स कहते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। इन खंडों की आंतरिक रचना का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि दोनों ओर के फेफड़े का प्रत्येक खंड अंदर से अनेक खंडों में विभाजित होता है, जो स्वयं पुनः तथा अधिक खंडों में विभाजित होते हैं। इनका सूक्ष्मतम भाग चिकनी झिल्ली का बना हुआ तथा थैलियों के समान फूला हुआ होता है। इन थैलियों को ही वायु कोश कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एयर सैक कहते हैं। श्वास निकायों के अंतिम सूक्ष्मतम सिरे इन्हीं वायु कोशों में खुलते हैं। प्रत्येक वायु कोश से संलग्न अंगूर के गुच्छे के समान वायु के अनेक सूक्ष्म कोश होते हैं, जिन्हें हम कूपिका कहते हैं, और ये वायु कोश में खुलते हैं। इन कूपिकाओं के कारण श्वसन तल कई गुना बढ़ जाता है। इन वायु कोशों के समूह को ही फेफड़ों की संज्ञा दी गई है। वायु कोशों तथा रक्त कोशिकाओं की भित्तियां इतनी पतली होती हैं कि यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान क्रिया बहुत ही सहज हो जाता है। वायु कोशों से रक्त में ऑक्सीजन प्रवेश करती है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वायु कोशों में पहुँचती है। इस क्रिया को श्वसन तथा रक्त में ऑक्सीजन का प्रसरण करना कहते हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं कोई बात नहीं समझ में आई तो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगी।
और बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें बच्चों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।